तान्या की शादी के बामुश्किल 2 साल ही बीते थे और उसके सपनों का उगना भी बाकी था, जिन्हें वह अपने प्यार के आगे बिखेर देना चाहती थी। तान्या के मन में एक धुकधुकी की आवाजाही हरदम बनी रहती थी कि कहीं मयंक और उसके बीच सासू माँ की वजह से कभी न खत्म होने वाली दूरियां पैदा न हो जाएं, क्योंकि मयंक को हर हाल में अपनी माँ की हर बात सही लगती थी। यूँ तो उसे ससुराल में रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सास ससुर उसका पूरा ख्याल रखते थे। मयंक को अपने मम्मी पापा से काफ़ी लगाव था। शादी के 1 साल तो सब कुछ ठीक ठाक रहा, पर जब से उसकी देवरानी आई है तब से उसका जीना दुश्वार हो गया। सासू माँ की तो जैसे लॉटरी ही लग गई। वह कभी देवरानी का सहारा लेकर तान्या को छोटी छोटी बातों पर नीचा दिखाती और कभी देवरानी को तान्या का सहारा लेकर नीचा दिखाती। सासू माँ की इन हरकतों से तान्या और उसकी देवरानी के बीच एक लक्ष्मण रेखा सी खिंच गई। वैसे भी तो यह उम्र कहाँ दांव-पेच जानती है। वह तो प्यार की सरगोशियों को या प्रेम के रतजगों को समझती है। वह अपने प्यार में मयंक की बाहों में खो जाने को बेताब रहती। हद तो तब हो जाती जब सारा दिन वह सास के तानों को झेलती और रात में अपने पति के आने का इंतजार करती। सासू माँ का बस चलता तो मयंक को तान्या के पास ना फटकने देती। तान्या और उसकी देवरानी के दरमियान खिंची लक्ष्मण रेखा दिनों दिन बढ़ती गई। बहरहाल देवरानी तो महीने भर में अपने पति के पास बरेली चली गई। पीछे रह गई तान्या अपने बेटे के साथ सासू माँ के तानों के दंश झेलने के लिए। कभी कभी तो सासू माँ तान्या से 2-2 महीने तक बात न करती। डाइनिंग टेबल पर भी संवाद मौन रहते। वह हमेशा मन मसोस कर रह जाती कि पता नहीं सासू माँ किस बात पर घड़ी घड़ी नाराज हो जाती हैं। जब देवरानी बरेली से आती तो तान्या की ड्यूटी उसकी सेवा में लगा दी जाती। सासू माँ का सख्त आदेश होता, देखो बड़ी बहू, छोटी बहू कुछ दिन के लिए आ रही है, तुम्हें उसका पूरा ख्याल रखना है। समय पर उसे खाना और रात को सोने से पहले गर्म दूध देना न भूलना। तान्या को यह कभी बुरा न लगता कि उसे देवरानी के लिए काम करना पड़ता है, पर वह यह जरूर सोचती कि काश सासू माँ ऐसा प्यार मुझ पर भी दिखाएं। आलस भोर थी, ठंडी हवा चल रही थी, सभी अपने काम में व्यस्त थे। तान्या मटरी छान रही थी। चाची सास आने वाली थी, सो उनके बच्चों के लिए नाश्ता वगैरह बनाकर रख रही थी। मयंक फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था और बार बार थैंक यू बोल रहा था। फ़ोन रखकर बोला, मम्मी मेरा प्रमोशन हो गया है और देहरादून पोस्टिंग मिली है। माँ की समझ में ना आया कि खुश हों या। बेटी की प्यारी सी कुनमुनाहट से, अपने विचारों के उतार चढ़ाव से तान्या वर्तमान में वापस आ गई। पास लेटे बेटे को देखा। आज उसके चेहरे पर देवदूत जैसी तेजी ना थी। जब वह सोता था तो बहुत प्यारा लगता था, पर आज बुखार की गर्मी से उसका चेहरा लाल हो गया था, बदन बुरी तरह तप रहा था। तान्या बेटे को गोद में लेकर दूध की बोतल बनाने लगी, तभी फ़ोन घनघना उठा। उसके ससुर का फ़ोन था। तान्या ने फ़ोन उठाया। हेलो तान्या, मैं पापा बोल रहा हूँ। कब से तुम्हारा मोबाइल ट्राई कर रहा हूँ, स्विच ऑफ बता रहा है। पापा, वो नानू को तेज बुखार है, बड़ी मुश्किल से सोया था, सो मोबाइल बंद कर दिया था। तुम दोनों कब निकल रहे हो? क्या मेहमान की तरह आओगे? अगले हफ्ते मंडप है। पापा, वो नई ज्वाइनिंग है तो छुट्टी मिलने में मुश्किल हो रही है। और फ़ोन कट गया। तान्या समझ गई कि पापा ने नाराज होकर फ़ोन काट दिया। उसके सबसे छोटे देवर की शादी है। लगभग सभी घर वाले, बुआ, चाची, मामी, मौसी आ गई होंगी और उसके ना पहुंचने का उलाहना दे रही होंगी। देखा कि बेटा गोद में ही सो गया और तान्या उसे वापस लिटाकर काम में लग गई। कार्टन खोल खोल कर बच्चे का कुछ सामान ढूंढने लगी। सारे कार्टन खोल डाले, पर सामान नहीं मिला तो गुस्से में पैर पटक कर वहीं बैठ गई। अभी हाल ही में देहरादून शिफ्ट हुए थे। मयंक को छुट्टी नहीं मिल पा रही थी। जिस दिन यहाँ पहुँचे उसके दूसरे दिन ही ऑफिस ज्वाइन करना पड़ा। बेटे की तबीयत भी ठीक नहीं थी तो वह तान्या की गोद से उतरता ही नहीं। तभी डोरबेल बजी। तान्या ने दरवाज़ा खोला। उसके बिखरे बाल, चेहरे पर धूल, अस्त व्यस्त कपड़े देखकर मयंक को हंसी आ गई। अरे मेम साहब को बुलाना। क्या तुम मुझे मेड समझ रहे हो? एक तो सारा दिन काम करते करते परेशान हो गई। रुको अभी बताती हूँ। सॉरी सॉरी तान्या, तान्या का हाथ पकड़ते हुए बोला। मजाक कर रहा हूँ यार। दोनों एक दूसरे को देखते हुए हंस पड़े। तान्या के दिमाग में ख्यालों का दरिया हिलोरे मार रहा था। पापा को कैसे समझाएं कि हम क्यों नहीं आ रहे हैं?
जब तक साथ रहे तो मयंक अपनी सारी सैलरी माँ के हाथ पर रखता था। ट्रांसफ़र के बाद नई नई गृहस्थी बसाने में जो छोटी मोटी बचत थी वह भी खर्च हो गई और मयंक की सैलरी भी इतनी नहीं थी कि अतिरिक्त खर्च का बोझ उठा सके। ऊपर से देवर की शादी अचानक तय हो गई। गृहस्थी और शादी दोनों को एक साथ कैसे मैनेज करे, इसी में तान्या परेशान रहती। बहरहाल तान्या की असली प्रॉब्लम यह थी कि शादी की तैयारी कैसे करे। चलो अपने लिए तो जैसे तैसे मैनेज कर ले, पर नई देवरानी के लिए क्या शगुन लेगी। कसमकस हो गई, जिंदगी कैसे बसर करे, चादर काटे या पैर छोटे करे। तान्या तुम मन ही मन क्या बुदबुदा रही हो, मयंक ने पूछा। मयंक तुम मेरी बात सुनते ही कहाँ हो। अब तुम ही बताओ, जब सब लोग शगुन देंगे तो मैं क्या दूंगी, कुछ तो इंतजाम करो। तान्या के पास पड़ी चेयर पर बैठता हुआ मयंक बोला। तान्या परेशान मत हो, मम्मी ने तुम्हारे लिए कुछ न कुछ सोचा होगा कि उनकी प्यारी बहू अपनी नई देवरानी को क्या देगी। कल जब मम्मी से रात को बात हुई तो कह रही थी कि किसको क्या देना है हम सब खरीद कर ले आए हैं। पर मयंक सोचो, अगर ना लिया तो सारे रिश्तेदार मुझ पर तंज कसेंगे। तान्या रुआसी हो गई। खैर मयंक ने हमेशा की तरह उसे समझा दिया। दिल में तो अजीब सी कैफियत हो रही थी, पर अनमने ढंग से जाने की तैयारी करने लगी। पता नहीं क्यों ससुराल में इस बार तान्या को सभी का व्यवहार कुछ बदला हुआ सा लगा। चाची, बुआ, ननद सभी उसको इग्नोर कर रहे थे। छोटी छोटी बातों में उसे नीचा दिखाने की कोशिश करते। अभी कल की ही बात थी। मंडप के नीचे सभी औरतें गाना गा रही थीं। तभी सासू माँ बोली, कोई चाय वाय का इंतजाम करो। तान्या उठने ही वाली थी कि सासू माँ बोली, तुम तो रहने ही दो। और चाची सास से बोली, जाओ तुम बनाओ, मेहमानों से काम कराने की कोई ज़रूरत नहीं। तान्या चुपचाप सिर झुकाकर बैठ गई। हद तो तब हो गई जब देवर की ससुराल से जो फल वगैरह आए थे वे सारे फल एक सुंदर सी टोकरी में थे। सारे रिश्तेदार बैठे हुए थे। सभी को वह टोकरी बहुत अच्छी लगी। तान्या ने बहुत उत्साह से सासू माँ से कहा, माँ यह टोकरी मुझे दे दीजिए। सासू माँ बड़े तंज में बोली, क्यों, तुम इस टोकरी का क्या करोगी। और पास खड़ी काम वाली बाई को बड़े प्यार से बुलाया और बोली, यह टोकरी तुम रख लो। आती हूँ कहकर तान्या फौरन उस कमरे से बाहर आ गई। एक पल ख्याल आया कि मयंक से बात करूं, पर अगले ही पल अपनी माँ की बातें याद आ गईं, जिन्हें मन में बसाकर ससुराल में प्रवेश किया था। ससुराल में 4 बातें सहकर रहना पड़ता है। मयंक बोला, तान्या के कोई प्रॉब्लम है, तुम मुझे कुछ परेशान लग रही हो। तान्या ने हूँ कहकर बात को टाल दिया। शादी के दरमियान जितनी भी बातें हुई, तान्या यह सोचकर टालती रही कि खाली बातों से क्या हासिल। हर एक बात में मीन मेख निकालना तो सासू माँ का स्वभाव हो गया है। बहरहाल शादी धूमधाम से निपट गई। आज बहू देखने का शगुन होना था। माँ ने तान्या को एक झुमकी दिखाई और बोली, ये हमने बनवाई है, इसको सरला आने वाली बहू को मुँह दिखाई में देगी। वाह, तान्या के मुँह से निकला। सरला तान्या की देवरानी थी। जब सासू माँ ने सरला के लिए शगुन बनवाया है तो कुछ न कुछ मेरे लिए भी बनवाया होगा। ऐसा सोचकर तान्या खुश और निश्चिंत हो गई। शाम गहराने के साथ ही रिश्तेदारों ने आना शुरू कर दिया। गाना बजाना भी चल रहा था। सारे मेहमान एक साथ हॉल में थे। बेटा परेशान कर रहा था तो तान्या थोड़ी देर उसको लेकर अपने कमरे में आ गई। तभी सासू माँ ने एक लड़की को भेजा कि जाओ तान्या से कहो कि मुंह दिखाई की रस्म के लिए आ जाए। तान्या ने उस लड़की से कहा कि सासू माँ को यहाँ भेज दो। सासू माँ तो नहीं आई, पर एक एक करके उसे कोई न कोई बार बार बुलाने आ रहा था। तान्या खूब मसौदे बांधती कि अभी आ रही हूँ। वह समझ नहीं पा रही थी कि खाली हाथ कैसे जाए। सासू माँ सबके सामने क्यों उसे जलील करना चाह रही हैं। घबराहट और परेशानी के कारण उसकी आंखें लाल हो गईं। अरे भाई, घर की कुल बधू नहीं आ रही है। हाँ, यही नाम दिया गया था जब वह ब्याह कर आई थी। कुछ तोड़ने के लिए पत्थर जरूरी नहीं है, सिर्फ लहजा बदल लेने से बहुत कुछ टूट जाता है। मयंक भी पता नहीं कहाँ थे। माँ पर जो भरोसा था उन्हें, इसलिए बेखबर अपने दोस्तों के साथ बिजी थे। आंखों में आंसू लिए तान्या को सामने शीशे में अपने गले में पड़ी सोने की चैन नजर आई। शादी के समय पर पापा ने माँ की निशानी को आशीर्वाद के तौर पर तान्या को दिया था। कहा था, बेटा यह तुम्हारी माँ की चेन है। वह इसे हमेशा पहने रहती थी।
जब वह बीमार थी तो उसने यह कहते हुए मुझे अपने गले से उतार कर दे दी थी कि जब तान्या की शादी हो तो उसे पहना देना। अब तुम हमेशा इसे पहन कर रखना, यह तुम्हारी माँ का आशीर्वाद है। तब से तान्या ने इसे एक पल के लिए दूर नहीं किया। तान्या की माँ उसकी शादी के कुछ दिन पहले ही चल बसी थी। चैन गले में पड़ी रहती तो तान्या को लगता है माँ दिल में है और हर पल उसके साथ है। तान्या निश्चिंतता के साथ अपने पल्लू को सिर पर रखती हुई मुंह दिखाई की रस्म पूरी करने हॉल में पहुंची। सासू माँ ने कहा, लो आ गई घर की कुलवधू, और सरला को झुमकी देते हुए बोली, तान्या तुम पहले बहू का मुंह देख लो, क्योंकि तुम बड़ी बहू हो, फिर सरला देखेगी। तान्या के पास देने के लिए कुछ भी नहीं था। उसे तो इस बात की तसल्ली थी कि सासू माँ ने सरला के साथ साथ मेरे लिए भी कुछ बनवा ही लिया होगा, पर ऐसा कुछ नहीं था। तान्या अवाक सी रह गई। यह लो मेरा छोटा सा नजराना, कहते हुए तान्या ने अपने गले में पहनी हुई माँ की चैन उतारते हुए नई नवेली दुल्हन को दे दी। उसने शर्माते हुए रख ली। क्यों, कड़ा भी तो बनवा सकती थी, माँ ने हमेशा की तरह तंज मारा। पर तान्या मुस्कुराते हुए वहीं सबके बीच बैठ गई। मयंक भी दूर खड़ा तमाशा देख रहा था। वह महफिल की रंगीनियों में हंसती हुई तान्या को देखकर बोला, खामोश चेहरे पर हजारों पहरे हैं और मुस्कुराती आंखों में जख्म गहरे हैं, कहकर उसने तान्या का हाथ अपने हाथ में थाम लिया। बिना कुछ बोले मयंक की आंखों ने तान्या से बहुत कुछ कह दिया। अगले दिन सुबह ही मयंक ने जाने की तैयारी कर ली और हमेशा की तरह माँ लाड दिखाते हुए बोली, इतनी जल्दी? मयंक बोला, माँ रिश्ते राजनीति के टेढ़े मेढ़े रास्तों पर नहीं, बल्कि प्यार और अपनेपन की सीधी सादी पगडंडी पर चलते हैं। यदि रिश्तों में जिद या अभिमान आ जाए तो ये सब तो जीत जाते हैं, पर रिश्ता हार जाता है। माँ, आपने रिश्तों की मजबूत माला को बांधे रखने के बजाय खुद ही बिखेर दिया। आप तो उस माला का सबसे मजबूत मनका थी। मयंक फिर आगे बोला, मुझे पता नहीं कि आप तान्या से हमेशा क्यों नाराज रहती हैं। वह आपको हर पैमाने से गलत लगती है। मैं अभी तक आपके साथ था, पर अब तान्या के लिए भी मेरी कोई जिम्मेदारी है। अब मैं उसको पल पल अपमानित होते नहीं देख सकता। मुझे आज भी याद है कि आपने उसे कुलवधू का दर्जा दिया था। मयंक तान्या का हाथ थामकर गाड़ी में बैठ गया। तान्या को लगा कि यह उसके धैर्य का फल है कि बिना कुछ कहे मयंक सारी बातें समझ गए। उसे मयंक का यूँ अपना पक्ष लेना बहुत अच्छा लगा और माँ की चैन जाने का दुख जाता रहा। तान्या आज भी जब अपनी देवरानी के गले में माँ की चैन देखती है तो माँ की याद आ जाती है और सोचती है कि एक चैन के ना होने से क्या होता है। माँ का आशीर्वाद अपनी बेटी के लिए किसी सोने की चैन का मोहताज नहीं होता, फिर उसका पति तो उसके साथ है। अगर आपको मेरी आज की ये कहानी पसंद आई हो तो मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।